नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मोचन गुजर एंड माय चैनल मोचन ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। मोचन ज्योग्राफी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम कल पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय के अंदर हम पढ़ रहे थे नंबर 1 क्षेत्रफल। दोस्तों, कल हमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। आप सबको मालूम ही होगा कि इस पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यदि अपने बात करें लाख में, तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 5100 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि हम बात करें कि करोड़ के अंदर, तो पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कल हम ये भी पढ़ लिए थे। इसके बाद में कल हमें 8 देश पढ़े थे जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है रूस, जिसका क्षेत्रफल है 170.5 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन सा है। शायद आपको मालूम भी है कौन सा है, रूस, जिसका क्षेत्रफल है 170.5 लाख वर्ग किलोमीटर। किसी के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि इस दुनिया में सबसे कम क्षेत्रफल रखने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एकमात्र ऐसा देश जो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में वो है रूस। विश्व का सबसे छोटा देश जो माना जाता है क्षेत्रफल के मामले में, वो देश माना जाता है वेटिकन सिटी। मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्र माना जाता है। अब दोस्तों, हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल सभी को मालूम है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल माना जाता है। देखो, भारत क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। सबको मालूम है, कल हम पढ़े भी थे। पहला था रूस, दूसरा था कनाडा, तीसरा था चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। और भारत से छोटा देश और है जिसका नाम क्या है, अर्जेंटीना। यानी भारत से कम क्षेत्रफल
रखने वाला देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है, जिसका क्षेत्रफल 26.80 लाख वर्ग किमी माना जाता है। यानी सबसे भारत से छोटा जो देश है वो अर्जेंटीना है, जो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, अब यदि आपको क्षेत्रफल के मामले में चाहे वो रूस का हो चाहे और किसी भी देश का हो, यदि कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपका यदि कमेंट मिलेगा तो उसके ऊपर 100% विचार किया जाएगा। ठीक है, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आती है या कोई क्वेश्चन बनता है जो अपन चैप्टर पढ़ा रहे हैं वर्तमान काल का, उस चैप्टर में यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दे सकते हैं कि सर ये क्या होगा, ये कैसे होता है। आपकी सभी कमेंटों का जवाब भी दिया जाएगा। कल दोस्तों एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, वो उसका मैटर अलग था लेकिन उसका कमेंट था, तो पहले हम उस कमेंट की बात करेंगे, बाद में हम आगे पढ़ेंगे। उसका कमेंट था कि सऊदी अरब जो देश है उसमें सबसे कम वर्षा, यानी उसमें वर्षा क्यों नहीं होती है। उसका कमेंट था पहला क्या था कि सऊदी अरब में वर्षा क्यों नहीं होती है। पहला कमेंट उसका शायद उसका उत्तर भी लिया था। उसका दूसरा क्वेश्चन भी था, सर होती है तब होती है तो वर्ष में 2 बार क्यों होती है, यानी वर्ष में यानी साल में 2 बार ही क्यों होती है। ऐसे तो उनके क्वेश्चन थी। सऊदी अरब में वर्षा क्यों नहीं होती है, इसका डिटेल हम आप आज बताएंगे, लेकिन इसका जो व्याख्या है ज्यादा डिटेल हम आपको जब मानसून चलेगा अपना टॉपिक उस समय आपको और भी बताया जाएगा। सभी को मालूम है सऊदी अरब एक प्यासा देश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती है। यह देश पानी के लिए अलग देशों के ऊपर निर्भर होता है। यहाँ वर्षा इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ न तो नदियाँ हैं, न ही झीलें हैं, न ही तालाब हैं, और यहाँ का जो भूमि के अंदर जो पानी है उसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो काफी कम है। यानी यहाँ का जो भूमिगत पानी है वो न के बराबर माना जाता है। इसलिए वर्षा होने की जो प्रक्रिया है उसके लिए पानी समुद्र भी सारे होना चाहिए और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पानी भी होना चाहिए। जब वर्षा की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो आपको सबको मालूम है वर्षा कैसे हो सकती है। सर वर्ष में 2 बार ही होती है। हाँ, जनवरी और दिसंबर के अंदर, यानी दिसंबर और जनवरी के अंदर जब सऊदी अरब के अंदर 2 बार तूफान आता है तो उस तूफान के साथ साथ वहां कुछ हद तक वर्षा भी होती है, इसलिए वहां साल में 2 बार वर्षा भी होती है। कल एक स्टूडेंट का ये कमेंट था, ये कमेंट देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ और मैं सभी से कह रहा हूँ कि टॉपिक संबंधी जो भी कमेंट होता है वो जरूर देना, यानी जो भी अपने अंदर दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो आप जरूर देना, क्योंकि आई डज नॉट लाइक कंफ्यूजन। मैं कंफ्यूजन को पसंद नहीं करता, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देना और कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन है जो नेटवर्क में पढ़ाते हैं उसमें आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रूस का क्षेत्रफल। कमेंट आप क्षेत्रफल में और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि सर उसके बारे में बताएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी का दूसरा है भारत का अक्षांश
वह देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। दोस्तों सभी को मालूम भी होगा कि हर देश का अक्षांश भी होता है तो उसका देशांतर भी होता है। चाहे कोई सा देश मान लीजिए, चाहे वो इस विश्व का कोई सा देश भी हो, उसकी अवस्थिति ज्ञात करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मालूम करना ही पड़ेगा। तो इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की भी लेनी पड़ेगी। तो इनमें हमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो 11वीं पढ़ रहे हैं, कोई 12वीं पढ़ रहे हैं, कोई 9th 10th मान लीजिए, किसी को मालूम नहीं होती है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। तो सबको मालूम है, अपन जीरो से पढ़ाएंगे। यदि किसी को इजी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से पढ़ाया हुआ अच्छा रहता है और पढ़ाना भी चाहिए जीरो से। अब है अक्षांश रेखाएं। आपका क्वेश्चन है कि सर अक्षांश रेखाएं होती क्या है, ये किस ओर से किस ओर खींची जाती है। यानी एक रेखा होती है सीधी, एक रेखा होती है आडी। अपन बात कर रहे हैं कौन सी रेखा की, अक्षांश रेखा की। समझिए वह रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, वह रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा को आरटी रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे कहा जाता है। वो आप आगे बढ़िए। मान लीजिए अपन बात करें अक्षांश रेखा की, तो अपन छोटा सा एक ग्लोब का चित्र बनाते हैं, उसमें अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन भी आसानी से कर लेंगे। ये ग्लोब है, इस ग्लोब में एक रेखा ऐसी होती है, यानी ये है पश्चिम, ये पूर्व है। यानी वह रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। दूसरी बात, अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती है, एक प्रश्न बनता है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? देखिए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 181। अब किसी को ये डाउट है कि सर 181 कैसे हैं, तो देख लीजिए काउंटर पे कर लीजिए। 90 अक्षांश होती है उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और 1 अक्षांश होती है
जिसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चलो वो बात की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। वह रेखा जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं कुल कितनी हैं? तो इनकी संख्या 90 उत्तर के अंदर प्लस 90 ही दक्षिण के अंदर प्लस 1 जीरो वाली, तो कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं मानी जाती है। किसी का प्रश्न होता है कि सर 179 होती है, वो भी सही है। कैसे? जो लास्ट रेखा है उत्तरी ध्रुव की वो एक बिंदु के समान होती है। लास्ट रेखा होती है दक्षिण ध्रुव की, वो भी एक बिंदु के समान होती है। इसलिए यदि इनको यदि गिना नहीं जाता है तो मान लीजिए 181 में से 2 निकाल देंगे तो कितनी बच गई? 179। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं हैं 181 और जो अक्षांशीय वर्ग माने जाते हैं वो 179 माने जाते हैं। आगे है देशांत रेखा। देशांतर रेखा देखो, हम पहले पढ़े थे अक्षांश रेखा के बारे में। शायद आपको उसका नॉर्मली आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं किस ओर से किस ओर खींची जाती है, कुल कितनी होती है और अक्षांशीय वर्ग कितने होते हैं, ये आपको शायद मालूम ही पड़ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। दोस्तों, देशांतर रेखा अक्षांश रेखा की विपरीत मानी जाती है। जैसे अक्षांश रेखा होती है आदि, तो यह होती है सीधी। यानी वह रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, यह है उत्तर, यह है दक्षिण। यानी वह रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती है उसे देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इस देशांतर को ग्रीनिच रेखा के नाम से भी जानी जाती है, जो लंदन शहर से निकलती है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा कि देशांतर रेखाएं किस दिशा की ओर खींची जाती है। अब आगे है कि सर ये होती कितनी है, देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है। तो दोस्तों 180 तो होती है इस साइड के अंदर और 180 होती है इस साइड के अंदर। यानी 180 यानी 180 इधर
और 180 ही उधर जो खड़ी रेखाएं हैं उसे देशांत रेखाओं के नाम से जाना जाता है। उनकी संख्या कुल कितनी होती है? तो 180 प्लस 180 तो इसकी कुल संख्या है 360। हम इसे 361 भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो ग्रीनिच रेखा है वो भी काउंटेबल हो जाएगी, तो इसकी कुल देशांतरी संख्याओं की संख्या हो जाएगी, रेखाओं की संख्या हो जाएगी 361। इस प्रकार से आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या क्या मानी जाती है या कौन कौन सी होती है। अब हमें इस रेखाओं का अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था हर देश, हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि हर गांव की जो अवस्थिति है उसको यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना? तो आप सभी समझ भी होंगे, लेकिन कई बच्चे कमजोर होते हैं तो उसको मतलब ये मालूम नहीं होता कि सर ये दिशा कौन सी है और ये दिशा कौन सी है। आपको शायद मालूम ही है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व लिख देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सटीक तरीका बता रहा हूँ जिनको आप अपना करके हमेशा अपनी लाइफ के अंदर कभी भी दिशा नहीं भूल सकते आप। जैसे मान लीजिए आप कहीं परीक्षा में जा रहे, वहां पर आपको पेपर दे दिया, आपको वहां मानचित्र में भरना है और मानचित्र में ये क्वेश्चन आ गया कि दिशाओं का अंकन कीजिए। तो जिस बच्चे को दिशा का मालूम है वो तो दिशा अंकित कर देगा, लेकिन जिस बच्चे को दिशा का मालूम नहीं है वो दिशा अंकित नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिसको नहीं आता, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। और वैसे तो टैलेंट तक कभी नहीं हमारे इंडिया के अंदर, तो आप परेशान मत होना भाई कि सर बहुत ही नॉर्मली नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में उसको मालूम नहीं होता, इसलिए मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ। हम जिधर भी खड़े हैं या बैठे हैं, एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, अपन ऐसे भी बैठ सकते हैं, अपन ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी बैठ सकते हैं, अपन ऐसे भी बैठ सकते हैं। यानी कहीं भी अपना चेहरा हो सकता है, किस साइड भी हो सकता है। जिस तरह भी अपना दाहिना हाथ होता है, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे को अंकन करना है दिशाओं का, मेरा दाहिना हाथ जिस तरफ होगा वो पूर्व कहलाएगा। तो ये क्या है? पूर्व। जिस दिशा में आपका दाहिना हाथ होगा वो दिशा पूर्व कहलाएगी। अभी ये मेरा बायां हाथ है, मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मेरा बायां हाथ इधर है तो ये हो गई पश्चिम। कहने की बात यह है जिस दिशा में दाहिना हाथ होता है वो पूर्व दिशा होती है, जिस दिशा में बायां हाथ होता है वो दिशा पश्चिम होती है। और सभी को मालूम है ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। शायद आपको मालूम पड़ गया होगा कि दिशाओं का मालूम कैसे किया जाता है। अभी आपको अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है उसकी भी आपको मालूम, संख्या का मालूम है कुल कितनी है। देशांत रेखाएं क्या होती है ये भी आपको मालूम है। देखो दोस्तों, देशांत रेखाएं हो चाहे अक्षांश रेखाएं हो, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं। आपको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये पृथ्वी या भूभाग के अंदर या बाहर खींची हुई है। नो, इसको हम काल्पनिक ही मानते हैं। काल्पनिक क्यों मानते हैं? किसी बच्चे का प्रश्न हो सकता है कि सर इसको काल्पनिक क्यों मानते हैं? इसका आंसर भी हमारे पास है। क्यों? क्योंकि इसको काल्पनिक इसलिए मानते हैं कि हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी देश की स्थिति, आकार, क्षेत्रफल सब कुछ मान लीजिए, उसको ज्ञात करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं का मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना?
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन है उसको अवश्य दबाना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मैं तो आपको ये राय भी देता हूँ कि आप ना अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट में जरूर देना, क्योंकि आपके कमेंट में जो क्वेश्चन मिलता है हम उनसे भी मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy.